नमस्कार दोस्तों, VNITI के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। यह हमारा लेसन नंबर 18 है। ठीक है, लेसन नंबर 18 में हम मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लेसन है, लेसन नंबर 18, मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन। क्या होता है मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन, इसके बारे में जरा हम चर्चा कर लेते हैं। मेंटेनेंस क्या होती है? समय समय पर मशीनों की जांच, मशीनों को क्या करना, सुधारते रहना। ठीक है, उनकी सर्विस करते रहना ही मेंटेनेंस कहलाता है, यानी कि किसी भी चीज़ को मेंटेन करके रखना। ठीक है, सही क्वालिटी में बना के रखना। और इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण क्या होता है कि मशीनों को सर्विस करने के लिए उसकी जांच करना, किसकी? टूट फूट की जांच करना। ठीक है, तो इसके परिचय पे आते हैं। कुछ यहाँ पे बातें लिखी हैं, देखते हैं क्या है कि कोई भी मशीन, औजार हाई प्रिसीजन यानी कि सूक्ष्म शुद्धता वाले तथा सेंसिटिव होने के कारण अपेक्षाकृत महंगा होता है। ठीक, यानी कि जो भी मशीनें होती हैं, जो भी औजार होते हैं, वो बहुत ही बारीक शुद्धता के साथ आते हैं, यानी कि बहुत ही हाई शुद्धता परिशुद्धता के साथ बनाए जाते हैं और आते भी हैं। और क्या होता है, सेंसिटिव होते हैं, यानी कि थोड़ी सी लापरवाही और औजार खराब, मशीनें खराब। तो ये सेंसिटिव भी होते हैं, नाजुक भी होते हैं, और क्या है, अपेक्षाकृत महंगे भी होते हैं, एक स्तर से ज़्यादा महंगे होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम गाड़ियों की बात कर लेते हैं, एक बाइक की बात कर लेते हैं, आपकी बाइक की बात कर लेते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास बाइक है, हर एक व्यक्ति बाइक से आता है, वो भी एक तरह की मशीन है। ठीक है, तो उसके भी जो पुर्जे होंगे, जो गियर्स होंगे, जो पिस्टन होंगे, जो भी क्रैंक होंगे, मतलब जो भी हिस्सा होगा, चाहे वो इंजन का हिस्सा हो, चाहे वो सस्पेंशन का हिस्सा हो, चाहे वो बॉडी लाइन का हिस्सा हो, चाहे वो चैसिस का हिस्सा हो, तो हर हिस्सा क्या होता है, बहुत ही बारीकी से बनाया जाता है, बहुत ही कम टॉलरेंस यानी शुद्धता के साथ बनाया जाता है, और वो बहुत नाजुक भी होते हैं, यानी कि उनकी शुद्धता भी खो सकती है अगर आप सही से उसे यूज नहीं करते हैं, है ना। और उसके साथ साथ क्या होता है, ये क्या होता है, महंगा भी होता है ना। मान लीजिए कोई सस्ती से सस्ती बाइक भी लेंगे तो आप 1 लाख की पड़ेगी, है ना। तो लमसम 1 लाख रुपए का सामान आप अगर लेके चल रहे हैं, या अगर आपके पास वो है और उसे आप चला रहे हैं, तो उसको उसकी मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है, उसकी टाइम टू टाइम सर्विस करना बहुत ज़रूरी है, उसके कलपुर्जों की जांच कराते रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कभी खराब ना हो, या कहते हैं ना जैसे धोखा दे देती है, तो वो धोखा ना दे, इसलिए मीन्स वो किसी भी रास्ते में या किसी भी इमरजेंसी के वक्त पर काम करना बंद ना कर दे। इसकी वजह, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको समय समय पर एक निश्चित समय अंतराल में क्या करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते रहते हैं, उसकी देखभाल करते रहते हैं, उसका रखरखाव करते रहते हैं। ठीक है, और उसके टूट फूट की जांच करते रहते हैं। तो उसी को यहाँ पर मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के रूप में जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन्हें अच्छी और लंबी आयु प्रदान करने के लिए, यानी कि मशीनों को अच्छी और लंबी आयु प्रदान करने के लिए, यानी लंबे समय तक चलते रहने के लिए क्या है, इसका अनुसरण समय समय पर करना पड़ता है। अनुसरण यानी कि मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस समय समय पर करना पड़ता है। ठीक है, और निवारक यानी कि प्रिवेंटिव से तात्पर्य रूटीन रिपेयर
से है, यानी कि समय समय पर, जिसको सर्विस भी आप कहते हैं। रूटीन रिपेयर यानी कि समय समय पर उसको बनाते रहना, उसको वो सही करते रहना। इसके अंतर्गत मशीनों में नई खराबियां अथवा उनको चालू दशा में रखने के लिए एक अलग से विभाग बनाया जाता है, जिसे मिल राइट इंस्पेक्शन कहते हैं। अब जैसे कि आपकी बाइक की बात अगर हम लेते हैं तो उसकी समय समय पर सर्विस की जाती है, समय समय पर उसको मेंटेन किया जाता है, समय समय पर उसकी देखभाल की जाती है, उसके टूट फूट की जांच की जाती है। तो उसके लिए एक विभाग होता है। जैसे गाड़ियों के लिए तो सर्विस सेंटर एक विभाग होता है, जहाँ पे उसकी सर्विसिंग की जाती है या उसकी देखभाल की जाती है, उसका चेकअप किया जाता है। उसी तरह से किसी भी इंडस्ट्री में यानी किसी भी फैक्ट्री में मान लेते हैं तो एक विभाग होता है जिसे कहते हैं मील राइट इंस्पेक्शन। ठीक है, मील राइट इंस्पेक्शन एक इंस्पेक्शन यानी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, कह सकते हो, एक तरह का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क और इंस्पेक्शन ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। इस विभाग का कार्य समय समय पर मशीनों को चेक करना है, यानी कि इस विभाग का क्या काम है कि एक निश्चित समय पर, जैसे कोई एक मशीन है जो हर एक महीने में उसको चेक करने का लिख के आया है, कंपनी के मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जो यानी कि जिसने कंपनी को बनाया हो, जिसने उन मशीनों को बनाया है, उन मैन्युफैक्चरर्स का मानना है कि इसको हर समय, हर एक महीने पर, हर 30 दिन पर या हर 10 दिन पर इसको देखना होता है, इसकी जांच करनी होती है ना। जैसे कि आपके पास अगर बाइक या कार है तो आप लोग भी जानते होंगे कि कुछ किलोमीटर्स के बाद उसकी जांच करानी होती है या कुछ समय बाद। जैसे कि सर्विस सेंटर वाले कहते क्या हैं कि मान लीजिए जैसे 10,000 किलोमीटर पे या 6,000 किलोमीटर पे या 6 महीने के बाद, है ना। तो ये एक निश्चित पैमाना होता है, यानी कि 6,000 किलोमीटर चलने के बाद इसकी सर्विस आपको करानी है, इसके टूट फूट की जांच आपको करानी है। वैसे ही इन जो मिल राइट इंस्पेक्शन होते हैं, इनका, इस विभाग का क्या काम है कि समय समय पर, एक निश्चित समय पर मशीनों को चेक करना कि उनमें कोई खराबी है कि नहीं है, ठीक है, और या तो उनकी सर्विस करना, ठीक है, या मशीनों में पाई जाने वाली खराबी को ठीक करता है। आवश्यकता अनुसार मशीनों के पार्ट्स भी बदले जाते हैं और निवारक अनुसरण की मूल प्रक्रियाएं की जाती हैं, ठीक है, जो कि निम्नलिखित हैं। यानी कि क्या काम करता है ये, मशीनों की खराबी की जांच करता है, यानी कि कोई पुर्जा खराब तो नहीं हुआ है, भाई चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपर परफेक्ट तरीके से चले, ठीक है। आप लोग को मैं एक चीज़ बताऊं तो फिटर ट्रेड में जितनी भी मशीनें यूज होती हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कह सकते हो, जितनी भी मशीनें यूज होती हैं वो सभी लोहे की बनी होती हैं, ठीक है, अलग अलग धातु की बनी होती हैं। और धातु एक ऐसा तत्व है, कह सकते हो, कि चाहे जितना उसको हार्ड आप कर लीजिए या चाहे जितना उसको आप बचा के चला लीजिए, वो घिसता जरूर है ना। उसका साइज और उसके वजन में अंतर जरूर आता है, चाहे जैसे आप उसको यूज़ करें। क्यों? मशीनों के बीच में गियर्स लगे होते हैं, पुल्लियाँ लगी होती हैं, शाफ्ट लगे होते हैं जो मशीन को चलाते हैं, और वो कैसे चलते हैं, वो आपस में रगड़ते हुए, आपस में घर्षण करते हुए या आपस में फंस कर चलते हैं, ठीक है। अगर गियर्स आपस में फंस कर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच में घर्षण जरूर होगा, कहीं ना कहीं वो घिसेंगे और अंततः वो पार्ट खराब हो जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं चैन स्पॉकेट है आपकी बाइक की, है ना। देखिए कुछ सालों में, कुछ महीनों में, कह सकते हो कि 15 से 20 महीने, 25 महीने या कह सकते हो 50 महीनों के बाद अंतर आप देखते होंगे तो चैन और स्पॉकेट है वो घिस कर ख़त्म हो जाता है। बहुत सारी बाइकों के साथ ये होता है, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है, चैन भी चेंज करते हैं, पीछे के स्पॉकेट व्हील को भी चेंज किया जाता है, आगे के स्पॉकेट व्हील को भी चेंज किया जाता है ना।
तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि जितना भी लोहा होता है या जितना भी धातु होती है किसी भी मशीन में, वो सभी क्या होते हैं, एक समय पर आकर वो समाप्त होते हैं, वो घिसते घिसते धीरे धीरे समाप्त होते हैं। यानी कि चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से यानी कि उसकी लाइफ को बढ़ाकर उससे काम लेने की प्रक्रिया बिना मेंटेनेंस के संभव नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ की जाती है, वही चीज़ इसमें भी है कि मशीनों की खराबियों को दूर करना, मशीनों की खराबियों की जांच करना, टूटे फूटे पार्ट्सों की जांच करना, या जो पार्ट्स खराब होने वाले हैं या अब वो आगे चलने की अवस्था में नहीं है तो उनको बदल देना, ये प्रक्रियाएं होती हैं। और भी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं जो आगे की हम आप चेक कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, दो तरह की मेन प्रक्रियाएं हैं। मशीन तथा उपकरण की आपूर्ति स्थिति के लिए सामयिक जांच के कारण उत्पादन में रुकावट या मूल हर्ष हो। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि इस मेंटेनेंस विभाग है ये, लेकिन इसको इस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, इस तरह से इसको चलाया जाता है इस विभाग को कि मेंटेनेंस कि प्रोडक्शन में इसका कोई भी हानि ना हो या रुकावट ना हो, या उत्पादन में किसी भी तरह की रुकावट ना हो। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री में 20 मशीनें चल रही हैं, 20 अलग अलग तरह की मशीनें चल रही हैं और अलग अलग तरह का काम उस पर हो रहा है। अगर कोई भी एक मशीन पूरी तरह से रुक जाती है या कोई भी एक लाइन या मशीनों की श्रृंखला कह सकते हो पूरी तरह से अगर रुक जाती है तो उससे क्या होता है, का जो उत्पादन है उस पर असर पड़ता है, उत्पादन भी रुक सकता है ना। तो इस विभाग को इस हिसाब से चलाया जाता है कि यानी कि मशीनों को इस हिसाब से मेंटेन किया जाता है या कह सकते हो सर्विस की जाती है ऐसे कि वो किसी भी तरह से उत्पादन में कोई भी रुकावट ना लाए। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि आप एक मशीन कोई भी मान लीजिए नट बोल्ट बनाने की एक फैक्ट्री है आपके पास। ठीक है, तो आप ऐसे उसको काम में लेंगे कि जब भी उसका मेंटेनेंस हो तो जिस मशीन का मेंटेनेंस करना है उस मशीन पर कोई भी काम करने की ज़रूरत ना हो, है ना। जैसे कि हमको ड्रिल मशीन का जो है मेंटेनेंस करना है, ड्रिल मशीन की सर्विस करनी है, तो ऐसा दिन चुना जाए जिस दिन ड्रिल मशीन पर कोई काम ना हो ताकि आगे के जो प्रोडक्शन है वो काम स्मूथली चलते रहे। समझ में आया। उसके बाद दूसरा क्या है प्रक्रिया, मशीन व उपकरण का मरम्मत प्रबंध ऐसी स्थिति में करें जब वह प्रारंभिक अवस्था में हो। प्रारंभिक अवस्था यानी कि स्टार्टिंग की अवस्था में हो, मशीन काफ़ी देर से चल ना रही हो। कहने का मतलब यही है, मशीन ठंडी हो, मशीन के आसपास का एरिया साफ सुथरा हो, है ना। क्यों, पता लगे कि आप पूरा दिन काम कर लिए उससे, मशीन एकदम गर्म है, ओवरलोड है या किसी भी तरह से उसको ऑलरेडी उस पर कोई नुकसान हुआ रखा है, तब आप अगर मेंटेनेंस करते हैं तो आपको भी खतरा है, मेंटेनेंस करने वाले कर्मचारियों को भी खतरा है और मशीन के दूसरे पार्ट्स भी खराब होने के आसार होते हैं। इसलिए ये स्थिति भी क्या करते हैं, हम होने से रोकते हैं। तो ये कुछ स्थितियां होती हैं ताकि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग तरीके से काम करता रहे और ये किसी भी प्रोडक्शन में, किसी भी कह सकते हो उत्पादन में कोई भी ना रुकावट डाले, ना ही उसको धीमा करने की कोशिश करे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है निवारक अनुसरण का अभिप्राय, यानी कि मीनिंग ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है ये थोड़ा सा समझते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का अभिप्राय किसी भी मशीन या औजार के अनुसरण यानी मेंटेनेंस
जिसके द्वारा मशीनों, औजारों एवं उपकरणों आदि को चालू हालत में बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, क्या है प्रिवेंटिव मशीन मेंटेनेंस? ऐसा मेंटेनेंस, ऐसा अनुसरण जिसके द्वारा किसी भी मशीन, औजार या उपकरण को हमेशा चालू हालत में रखा जा सकता है। ठीक है, किसी प्रौद्योगिक संयंत्र का अनुसरण उसकी क्षमताग्रस्त, घिसी हुई और अप्रचलित मशीन एवं उपकरणों की मरम्मत, देखभाल, नवीनीकरण और बदलाव से है। ठीक है, यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है? किसी भी मशीन की एक निश्चित समय पर सर्विस करना, या प्रतिदिन या प्रति हफ्ते की बात कर लें तो उनकी क्या करना, क्षतिग्रस्त पार्टों या घिसी हुई पार्टों को बदलना या उन्हें रिन्यू करना, यानी कि उन्हें मान लीजिए धार खत्म हो गई तो धार लगा के उनको वापस लगा देना, है ना। और अप्रचलित भाग, यानी कि जो भी प्रचलन में नहीं है या जो भी मशीन के भाग ऐसे हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं, उन मशीनों, उन उपकरणों की क्या करना, मरम्मत करना। ये काम हमारा कहलाता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब ही यही है कि मशीनों को प्रिवेंट करके रखना, मशीनों को पहले से ही तैयार करके रखना, मेंटेन करके तैयार करके रखना, ताकि प्रोडक्शन में कमी ना आए या प्रोडक्शन में कोई रुकावट ना आए। ठीक है, और मशीन की हालत इतनी खराब ना होने पाए कि उसे उस पूरी मशीन को बदलना पड़े या उस पूरी मशीन से किसी भी तरीके की हादसा हो सके। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है? आधुनिक मशीनों एवं संयंत्रों की बढ़ती हुई प्रचलन लागत के कारण यह प्रत्ययन किया जाता है कि उत्पादन में यह संभव कार्य कम से कम बाधा डाले। ठीक है, यानी कि आधुनिक मशीनों और संयंत्रों की बढ़ती हुई जो प्रचलन है, यानी कि अधिकतर ऑटोमेशन ही किया जा रहा है, अधिकतर मशीनरी का ही उपयोग किया जा रहा है किसी भी फैक्ट्री में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनका समय से काम करते रहना और उत्पादन में बाधा न डालना, ये उनका क्या है, जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है उनके लिए, उन मशीनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको ऐसे मेंटेन करके रखा जाए, ऐसे उनको जांच पड़ताल करके सुरक्षित रखा जाए कि वह किसी भी प्रकार से क्या करें, क्या है, संभव कार्य में कम से कम बाधा डालें या किसी भी कार्य को रुकावट का कारण न बने। ठीक, दूसरे शब्दों में मरम्मत, नवीनीकरण और बदलाव की संभावना का पूर्वानुमान लगाने से उपकरण एवं मशीनों के ब्रेकडाउन के उत्पादन में होने वाले व्यवधानों को रोका जा सकता है। ठीक है, प्रिवेंट में अब देखिए यहाँ पे आपको सीधे सीधे बता दे रहा है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होती है। क्या कहता है ये कि दूसरे शब्दों में मशीन की, किसी भी मशीन की मरम्मत, नवीनीकरण और बदलाव, यानी कि उसमें जिस तरह से मॉडिफिकेशन कह सकते हो, मॉडिफिकेशन, ठीक है, की संभावना का पूर्वानुमान लगाना, यानी कि उसको पहले से जांच। अब जैसे कि आप बाइक चला रहे हो, है ना, आपको पता चलने वाला हो कि हाँ पेट्रोल खत्म होने वाला है, तो आप समय से उसको डलवा लोगे, है ना। इससे क्या होगा, आप ऐसी जगह पे फंसने से बच जाओगे जहां आसपास पेट्रोल पंप ना हो। ठीक है,
समय से सर्विस करा लोगे, मोबिल खराब होने से बच जाएगा, गाड़ी का इंजन सीज होने से बच जाएगा, है ना। उसके बाद ब्रेक की बात कर लेते हैं। ब्रेक कैलिपर्स हो गए, ब्रेक ऑयल हो गया, या आपके डिस्क पैड हो गए, उन सभियों को क्या करें, उनकी लगातार जांच करते रहना, उनकी मरम्मत और नवीनीकरण करते रहना। समझ में आया? मरम्मत और नवीनीकरण का मतलब क्या है कि अगर जैसे कि ब्रेक हैं, अब ब्रेक तो बनाए नहीं जाते हैं या वो रिपेयर नहीं होते, वो क्या होते हैं, बदले जाते हैं। जब ब्रेक के शूज़ खराब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको बदल के दूसरा लगा दिया जाता है। तो अब लेकिन कैलिपर्स के साथ ये चीज़ें नहीं है। कैलिपर को क्या है, अगर कैलिपर का सिलेंडर खराब हो गया तो वो क्या करेंगे, उसको बना के फिर से उसको लगा सकते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि मरम्मत और नवीनीकरण, यानी कि उनको या तो बना लेना या तो उनको बदल देना। ठीक है, उनको क्या करना, चेंज कर लेना। और किसके लिए चेंज करना है, संभव बदलाव की संभावना किसके लिए, ब्रेक डाउन होने के लिए। मशीनों के ब्रेक डाउन होने के कारण जो उत्पादन में होने वाला बाधा उत्पन्न होगी, उत्पादन में होने वाली बाधा जो उत्पन्न होगी, उसके लिए इसको पहले से तैयार करना, ऐसा पूर्वानुमान लगाना, ऐसा पहले से अनुमान लगा लेना और उन लोग को उस चीज़ों को मरम्मत करके और नवीनीकरण करके उसको ठीक कर लेना, ताकि संभव समय में वो किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना करे। इसी को कहते हैं हम क्या, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी कि निवारक अनुसरण के उद्देश्य के कार्य क्या हैं। देखिए क्या क्या उद्देश्य हैं इसके, किस लिए जरूरी है, यहाँ पे लिखा भी है। चेकलिस्ट के अनुसार मशीन और उपकरणों की आवधिक जांच करना। ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्यों जरूरी है, इसकी समय समय पर जो भी मशीनें आपके और जो भी उपकरण आपके पास हैं उनके चार्ट के अनुसार, यानी कि हर मशीन का एक निश्चित टाइम होता है ना, तो उस मशीन की टाइम के अनुसार उस मशीन या उस उपकरण की जांच करना। ठीक है, उसके बाद मशीन तथा उपकरणों के लुब्रिकेशन निर्माता के इंस्पेक्शन मैनुअल के अनुसार करना। यानी कि अब अगर मोबिल कह रहा है तो उसमें हम मिट्टी का तेल नहीं डाल सकते। कहने का मतलब ये है कि मशीनों के लुब्रिकेशन यानी कि उनके स्नेहत्व, ठीक है, स्नेहन करना उनका, यानी कि उनका लुब्रिकेट करना, वो भी किसके अनुसार, उनके निर्माता यानी मैन्युफैक्चरर के अनुसार, जिसने उस मशीन को बनाया है उसकी कुछ गाइडलाइनें होती हैं कि आपको, जैसे आप अपनी बाइक की बात कर ले, मान लो हीरो कंपनी ने उसको बनाया है ना, तो वो कहेगा इसमें मोबिल जो डलेगा वो 40 ऑयल डलेगा, है ना, 4 स्ट्रोक इंजन ऑयल डलेगा, या ब्रेक ऑयल में ये ब्रेक ऑयल डलेगा। अपने आप से तो आप नहीं डाल सकते, ब्रेक ऑयल को इंजन ऑयल में डाल दो और इंजन ऑयल को ब्रेक ऑयल में डाल दो, ऐसा नहीं कर सकते। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कह रहा है कि उपकरणों का लुब्रिकेशन करना, लेकिन किसके अनुसार, निर्माताओं के जो मैनुअल दिए गए हैं, मैनुअल जो गाइडलाइन दी गई हैं उनके अनुसार उसका लुब्रिकेशन करना। ठीक है, उसके बाद मशीनों तथा उपकरणों की ओवरहॉलिंग तथा सर्विस क्या कहलाता है, प्रिवेंटिव अनुसरण शेड्यूल के अनुसार करना। उनकी ओवरहॉलिंग और सर्विसिंग टाइम टू टाइम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अनुसार करना। और क्या उद्देश्य है, प्रत्येक मशीन व उपकरणों को मूल रिकॉर्ड के अनुसार रखना। यानी कि जितनी भी मशीनें आपके पास हैं उनको उनके रिकॉर्ड के अनुसार जो भी उसमें पार्ट एक्सपायर होने वाले हैं, अब जरूरी नहीं है कि वो टूट जाए, फूट जाए, खराब हो जाए तभी आप उसको बदलें। समझ में आया? जैसे कि बाइक होती है, हर 1,000 या 10,000 किलोमीटर पे आपका एयर फिल्टर चेंज होना चाहिए, है ना, 12,000 किलोमीटर पे स्पार्क प्लग चेंज होना चाहिए। ठीक है,
20,000 से 25,000 किलोमीटर पे आपके चैन स्पॉकेट्स वगैरह चेंज होने चाहिए। ये एक रिकॉर्डेड टाइम है ना। तो ये रिकॉर्ड टाइम को मेंटेन करके चलना है, यानी कि उस शेड्यूल पे उस समय में अगर वो पार्ट खराब नहीं भी हुआ है फिर भी भविष्य के लिए कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए उसको चेंज कर देना या उसको बदल देना, ठीक है, वो जरूरी है और उसके लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जैसे आपात मरम्मत यानी इमरजेंसी रिपेयर करना। इमरजेंसी में या कह सकते हो कभी भी जैसे प्रोडक्शन में कोई रुकावट आ जाती है तो उसको तुरंत से रिपेयर करना। मशीन एवं उपकरणों को ऐसे समय पर देखना जिससे खराबी को पता लगाकर मरम्मत का अनुमान लगाया जा सके। ठीक, यानी कि पता, जैसे कि आपको अभी किसी ट्रिप पर जाना है, मान लीजिए आपको यहाँ से बाहर जाना है, 100 किलोमीटर दूर जाना है, तो आप क्या करें, अभी से जाते समय नहीं, जाने से 1 हफ्ते पहले या 3 दिन पहले या 2 दिन पहले आप अपनी पूरी बाइक को या पूरी मशीन को क्या करें, आप पूरी तरह से जांच करें कि कोई भी क्या हो, मरम्मत का अनुमान आसानी से लगाया जा सके, ताकि किसी भी तरह की मरम्मत या किसी भी तरह का बदलाव अगर उसमें करना है तो उसको आसानी से किया जा सके। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप बाइक उठाओ और निकल गए और रास्ते में पता चलेगा आपका टायर दब गया हो या ब्रेक फेल हो गया हो या इंजन सीज कर गया हो, तब आप उसको बनवाने जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। निकलने से पहले पूरी बाइक की जांच अगर आप कर लेंगे तो जो रास्ता आपका रहेगा वो स्मूथ रहेगा और किसी भी तरह की रुकावट या बाधा उसमें उत्पन्न नहीं होगी। वही चीज़ सभी मशीनों के साथ होती है, यानी कि आप अगर कोई काम शुरू कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री अगर आप चला रहे हैं और उसमें प्रोडक्शन शुरू हुआ है, तो शुरू करने से पहले मतलब कुछ समय पहले जिसमें आप अपना रिपेयर वर्क टाइम दे सकें। ऐसा नहीं है कि आप 10 बजे से ऑफिस शुरू कर रहे हैं तो आप 9:50 पे जो है मशीन को चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कुछ समय पहले, यानी हो सकता है 1 दिन पहले उस मशीन को अच्छी तरह से जांच कर लें, ताकि अगर कोई मरम्मत की जो रिपेयर करने की जो संभावना है उसको समय रहते किया जा सके। समझ में आया? तो वो होता है। उसके बाद आते हैं निरीक्षण के दौरान पाई गई मरम्मत, बदलाव तथा नवीनीकरण करना, यानी कि निरीक्षण करने के बाद जो भी कह सकते हैं मरम्मत करने की आवश्यकता अगर पड़ रही है तो तुरंत मरम्मत करना उसकी, या बदलाव करने की यानी कि पार्ट को बदलने की आवश्यकता पड़ रही थी तो पार्टों को बदल देना, या किसी भी तरह के बदलाव करने की आवश्यकता पड़ रही है, किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता पड़ रही है तो उसको तुरंत ही कर देना। ठीक, ये उद्देश्य है इसके। उसके बाद आते हैं एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी कि निवारक अनुसरण के क्या क्या लाभ हैं। अब इससे क्या क्या फायदा हमें होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो फायदे आप जानते ही हैं, बहुत सारे हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर आप करके रखेंगे तो आप लॉन्ग ट्रिप में अपनी बाइक के साथ आराम से जा सकते हैं। देखिए वही चीज इसमें बताया, इसके द्वारा उत्पादन अनवरत रूप से चालू रहता है। अनवरत रूप यानी कि किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होती है, वो स्मूथली चालू रहता है, चलता रहता है। ठीक है, उत्पादन मात्रा में सुधार होता है। भाई मशीन अगर नई रहेगी, हमेशा मेंटेन रहेगी तो क्या होगा, क्वालिटी भी बेहतर होती जाएगी। ठीक है, तो उत्पादन में सुधार होता है, उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। उसके बाद प्रति इकाई निर्माण दर में कमी आती है। जितना अगर आप मेंटेनेंस अच्छे रखेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट धीरे धीरे कम होती ही जाएगी। उसके बाद समय में उत्पादन संभव है। मशीन अच्छी है, सारे पुर्जे सही चल रहे हैं तो समय से आप उत्पादन भी कर सकते हैं। जैसे आप अपनी बाइक की ही बात ले लेते हैं फिर से, तो अगर बाइक एकदम मेंटेन है, नई नवेली दिख रही है, ठीक है, इंजन भी एकदम ताज़ा है, नया है, या कह सकते हो पूरी तरह से मेंटेन है, तो
आपको अगर 100 किलोमीटर भी जाना है तो आप समय से पहुंच जाएंगे, ठीक है, लेट नहीं होंगे। कहीं पता लगे रास्ते में बाइक खराब हो गई, ब्रेक खराब हो गया, इंजन खराब हो गया, ये सारी चीज़ें अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के साथ अगर आप करते हैं तो आपको ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रमिकों एवं मशीनों की सुरक्षा बनी रहती है। सीधी सी बात है भाई, मशीनें अगर सुरक्षित रहेंगी तो उस पर काम करने वाले कर्मचारी भी सुरक्षित रहेंगे, है ना। अभी आपके बाइक या कार की ही बात कर लें, मान लो ब्रेक फेल है और आपको पता नहीं, आप गाड़ी लेके निकल गए, पता चले 100 की स्पीड या 50 की स्पीड पर पहुंचे तो पता चल रहा है कि ब्रेक नहीं लगी और आगे किसी जाके गाड़ी से ठोक दिए, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपने की है, यानी कि आप अपनी ट्रिप को चालू करने से 2 दिन पहले आपने पूरी गाड़ी को चेक कर लिया अच्छे से, तो अगर ब्रेक खराब हुआ होगा तो आप ब्रेक बनवा लेंगे, या कोई भी पार्ट अगर खराब हुआ होगा तो आप उसको पहले से बनवा लेंगे। इससे क्या होगा कि आप जब भी ट्रिप को प्लान करेंगे या जब भी ट्रिप चालू करेंगे तब क्या होगा, आपको ऐसी बाधाएं उत्पन्न नहीं होंगी, आप सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से सभी मशीनों के साथ होता है कि अगर मशीनें सुरक्षित, अगर साफ सही से चलेंगी, सारी मशीनों के सारे पुर्जे अगर सही से वर्क करेंगे तो क्या होगा, कर्मचारी और मशीन दोनों सुरक्षित रहेगी। उसके बाद आते हैं मशीन और औजारों के टूट फूट की दर में कमी। सही है, अब अगर कोई छोटा सा एक नट है, मान लीजिए आपके इंजन में एक छोटा सा नट है जो कि ढीला हो गया है, ठीक है, आपने इंजन चालू कर लिया, उसको ध्यान नहीं दिया या उस नट को ध्यान नहीं दिया या उससे उत्पन्न होने वाली आवाज़ों को ध्यान नहीं दिया, उसके बाद आप निकले 100 की स्पीड में भगाए और अचानक आपका क्या हुआ, वो नट कहीं और खुल के गिर गया, या कह सकते हैं वो किसी भी पार्ट से टकराया और इंजन ब्लास्ट हो गया। ये चीज़ें नॉर्मल हैं, हो जाती हैं। एक छोटे से नट भी आपके पूरे इंजन को डैमेज कर सकता है ना। कभी कभी मिस्त्री अगर होगा, कोई रिपेयर वर्क होगा तो उसके पास जाकर आप देखेंगे तो कभी कभी बहुत छोटी समस्या होती है जिसकी वजह से बड़ी नुकसान हो जाते हैं। तो हमेशा जो भी टूट फूट होती है, अगर उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में सही कर लिया गया तो बड़े नुकसान होने से बच जाते हैं। ठीक, तो वही कहता है कि टूट फूट की दर में कमी आती है, यानी कि उसके कॉस्ट में भी कमी आती है, उसमें जो नुकसान हो रहा है उसमें भी कमी आती है। श्रमिकों की दक्षता में सुधार होता है, यानी कि उनकी जो काम करने की क्षमता है उसमें सुधार होता है। सही बात है कि आप अगर पुरानी कोई खटारा लेके जाएंगे तो आप 10 किलोमीटर भी जाने में परेशान हो जाएंगे, लेकिन कोई एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी लेके जा रहे हैं तो आप 50 किलोमीटर भी चले जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। वही चीज़ यहाँ भी दिया है, बता रहा है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के साथ अगर किसी भी मशीन को रखते हैं तो उसकी हालत हमेशा नई बनी रहती है, जिसकी वजह से जो उस पर काम करेगा उसकी दक्षता बढ़ती जाएगी, यानी कि उसके काम करने की जो क्षमता है, यानी कि अगर वो आज 100 कल उसने 100 पार्ट निकाला है तो हो सकता है आज वो 110 पार्ट या 120 पार्ट भी बना ले। ठीक है, तो वो क्या आता है, सुधार आता है उसमें। मशीन की आयु बढ़ने में सहायक होती है। सीधी सी बात है, अगर मशीनें मेंटेन रहेंगी पहले से तो उनकी हमेशा लाइफ बढ़ी रहेगी। देखिए बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जो 100 साल पुरानी भी हैं, जो अपने इंडिया में हैं, अभी चल रही हैं। जैसे बहुत से लोगों के पास एम्बेसडर है जो है 1920 के लमसम की है, या कह सकते हो कि 2010 की है, या 2000 की है ना। सन 2000 या सन 1990 की भी कई सारी एम्बेसडर्स अभी भी चल रही हैं। तो क्यों चल पा रही हैं, क्योंकि वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंडर में हमेशा चलती हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के कारण उनके जितने भी मशीनरी पार्ट्स हैं वो समय समय पर सुधरते रहते हैं, जिसकी वजह से उसकी लाइफ हमेशा
बढ़ी रहती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पूर्व उत्पादन अनुसरण, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। अब ये टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। तो उद्योग में कुल उत्पादन, रख रखाव, मशीनों, उपकरणों, प्रक्रियाओं और कर्मचारियों के माध्यम से उत्पादन और गुणवत्ता सिस्टम की गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने की एक प्रणाली है, जो संगठन को क्या करती है, मूल्यों से जोड़ती है। ठीक है, ये एक ऐसी इकाई है, कह सकते हो, ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे कर्मचारियों और प्रोडक्शन और मशीनरी, यानी कि जितना भी टोटल खर्चा बैठ रहा है आपका, उससे इनको जोड़ती है। ठीक, बेसिकली ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको बताता है कि आप कितना उत्पादन कर रहे हैं, कितना आप अपने कर्मचारियों के पीछे खर्चा कर रहे हैं और कितना आपकी मशीनों के पीछे खर्च हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके अंदर में 5S भी आता है। अगर 5S का अनुसरण आप कायदे से करते हैं, 5S में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी आता है। ठीक है, 5S के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, फिर से बता दे रहे हैं कि 5S क्या है। 5 जापानीज प्रणाली है। जापानीज एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की दक्षता को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, मशीनों की रखरखाव, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंडर में ही शॉर्ट, सैटन, शाइन, सत्सुके और सिकेट्सु जैसे ये 5 एलिमेंट्स का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, जिसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आते हैं मशीन मेंटेनेंस पे। मशीन मेंटेनेंस क्या है, अभी तक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बात कर रहे थे हम। मशीन मेंटेनेंस, भाई मेंटेनेंस मशीन का ही होता है, तो प्रिवेंटिव मशीन मेंटेनेंस भी मशीनरी मेंटेनेंस में भी आता है। और मेन मशीनरी मेंटेनेंस भी देख लेते हैं हम। जिस प्रकार से हम जानते हैं, शरीर के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए स्नान, शारीरिक सफाई और खाने पीने का पूर्ण ध्यान रखते हैं, ठीक उसी प्रकार मशीन की शुद्धता और लंबे जीवन काल के लिए उसकी देखभाल, रख रखाव का ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक, यानी जैसे अपना शरीर होता है, इसको खाना चाहिए, इसको समय समय पर दवाइयाँ चाहिए, या बैक्टीरिया से बचे रहने के लिए साफ सफाई चाहिए, उसी तरह से किसी भी मशीन को समय समय पर ल्यूब्रिकेशन करना, समय समय पर उसके टूट फूट की जांच करना, या समय समय पर उसकी साफ सफाई करना, उसके लंबे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक, मशीन चलती हो या ना चलती हो, उसमें कोई दोष पड़ता ही रहता है। मतलब समझे आप, जैसे आपके पास बाइक है, अगर वो चल रही है तब भी उसमें मेंटेनेंस होगा, उसमें टूट फूट होंगे, या उसमें दोष उत्पन्न होगा, या फिर चाहे बाइक चलती हो चाहे अब ना चलती हो, फिर भी उसमें दोष उत्पन्न होगा। कैसा दोष उत्पन्न होगा, जंग लगेगा, टायर जाम होंगे, धूल मिट्टी घुसेगी। ठीक है,
जो लुब्रिकेशन किया गया है, ग्रीस लगाई गई है या मोबिल डाला गया है या ब्रेक ऑयल डाला गया है तो वो भी खराब होगा समय समय पर। पेट्रोल है, डीजल है, वो भी उड़ेगा समय समय पर, ठीक है। तो चाहे मशीन चलती हो या चाहे ना चलती हो, उसमें दोष उत्पन्न होता हमेशा रहता है, ठीक है। यदि हम इन दोषों को ना दूर करें तो मशीन काम करना बंद कर देगी, समझे। मतलब अगर वो चल रही हो तो ठीक, ना चल रही हो तो भी ठीक, लेकिन उसका मेंटेनेंस हमेशा करते रहना चाहिए, नहीं तो कभी भी जरूरत पड़ी और वो धोखा दे देगी, कभी भी मशीन काम करना बंद कर देगी। इसलिए दोषों को दूर करने को ही मेंटेनेंस, देखभाल, मरम्मत कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? मेंटेनेंस कहते हैं, देखभाल कहते हैं, मरम्मत कहते हैं, ठीक है। तो मशीन मेंटेनेंस यानी मशीन की मेंटेनेंस क्या कहलाती है? मशीनों की समय समय पर देखभाल, रख रखाव या उनके टूट फूट की जांच करते रहना ही मशीन मेंटेनेंस कहलाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मशीन मेंटेनेंस के प्रकार। मशीन मेंटेनेंस निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है? इस प्रकार की मेंटेनेंस में प्रतिदिन मशीन को चलाने से पहले साफ करके उसे तेल आदि दिया जाता है, ठीक, तथा मशीन के नट बोल्ट आदि की भी देखभाल की जाती है। यदि कोई नट ढीला हो तो उसे कस लेना चाहिए, इसमें ग्रीस आदि भी दिया जाता है, और यदि पार्ट टूट फूट जाते हैं तो उनको बदल दिया जाता है, ठीक। रूटीन मेंटेनेंस क्या कहलाता है कि प्रतिदिन, जैसे आप बाइक चलाते हैं ना, तो रोज प्रतिदिन बाइक चलाने से पहले उसके मोबिल की, उसके पेट्रोल की, उसके पुर्जों के नट बोल्ट की पूरी तरह से जांच करना, और अगर कोई कमी आ रही है तो उसे ठीक करने के बाद ही उसको चलाना। ये होता है रूटीन मेंटेनेंस, यानी कि प्रतिदिन जो हम देखभाल या देखरेख करते हैं। इसके बाद आते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अभी आपको हमने बताया कि जो भी पार्ट खराब होने की संभावना हो रही है या जो भी मशीन के जो भी भागों की खराब होने की या बंद होने की संभावना हो रही है, उनको मरम्मत करना या उनको नवीनीकरण करना उनका, या फिर उन्हें बदल देना या कोई और बदलाव करना, ये होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ताकि जो मशीन है वो लगातार चलती रहे, ठीक। उसके बाद आते हैं ब्रेक डाउन मेंटेनेंस पे। यह है तीसरे प्रकार का मेंटेनेंस, यानी कि अब मशीन खराब हो चुकी है तो इसे बनाना और उसे पूरा फिर चलाना, ठीक है। जैसे अब आप बाइक चला रहे थे, आपने किसी भी तरह उसको घिसते घिसते चलाया, आखिरी में इंजन सीज हो गया, तो अब गाड़ी खराब हो गई है, ब्रेक डाउन हो चुका है, इंजन सीज हो चुका है, तो अब लेके उसको सर्विस सेंटर जाना और उसकी पूरी मरम्मत करवाना, इसे कहते हैं ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। यानी कि वह मेंटेनेंस जिसमें मशीन की खराबी आ जाती है या कोई पार्ट टूट जाता है, दुर्घटना के कारण मशीन खराब हो जाती है, तो उसे ठीक करने में ज़्यादा क्या लगता है? समय लगता है और कॉस्ट भी लगता है, और इसी को क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहते हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। एक मेंटेनेंस जो रोज किया जाता है, यानी कि एक जांच जो रोज की जाती है, जिससे क्या कहते हैं? हमें रूटीन मेंटेनेंस कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को चलाने से पहले उसकी पूरी जांच करना,
किसी सारे नट बोल्ट की जांच करना, उसके लुब्रिकेशन की जांच करना, उसमें फ्यूल जो दिया जा रहा है उसकी जांच करना, या किसी भी तरह की जो भी पावर दी जा रही है उसमें उसकी जांच करना, ये कहलाता है रूटीन मेंटेनेंस। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, इस बीच में कराते रहना, यानी हर हफ्ते या हर 10 दिन पे इसकी जांच करते रहना, कोई पार्ट खराब तो नहीं हुआ, पेट्रोल है कि नहीं है आपकी गाड़ी में, ब्रेक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ब्रेक ऑयल है कि नहीं है, टायर में प्रेशर है कि नहीं है। अब टायर का प्रेशर रोज तो चेक नहीं करते हो, लेकिन हफ्ते 10 दिन में चेक तो करते हो ना। तो वो काम करना जिससे आपकी जो भी जर्नी है, जो भी आपकी यात्रा है, वो सुगम रहे, सुविधाजनक रहे, और किसी भी तरह की खराबी या फिर कोई भी तरह का कह सकते हो किसी भी तरह का रुकावट ना आए, तो इसे कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब इसके बाद आते हैं तीसरे मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस पे, यानी कि मशीन खराब होने के बाद जो भी मेंटेनेंस की जाती, जो भी मरम्मत की जाती है, जो भी उसकी कह सकते हो कि बनाया जाता है ना, मशीन को बनाया जब जाता है, रिपेयर किया जाता है, उसके टूट फूट की जांच की जाती है, कब? जब मशीन खराब हो जाए तब। तो जो मेंटेनेंस की जाती है तब उसे कहते हैं ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये 3 तरह की मेंटेनेंस आपकी होती है। इसके बाद आते हैं अब इंस्पेक्शन पे। इंस्पेक्शन यानी कि जांच कैसे होनी चाहिए? जांच तो आप लोग जानते ही हैं क्या होती है, किसी भी पार्ट की जांच करना ताकि वो टूटा तो नहीं है, या कह सकते हो टूटने वाला तो नहीं है ना। तो जो जांच होती है, जो निरीक्षण होता है, वो 2 बिंदुओं पर निर्भर करता है। कौन कौन से बिंदु पर? एक मशीन के प्रकार पर निर्भर करता है, यानी किस प्रकार की मशीन है, कैसे काम करती है, या किस प्रकार से उसको देखना है, देखभाल करना है। और एक तो मशीन की आयु पर, यानी कितनी पुरानी मशीन है, कितना पुराना इंजन है ना, उस हिसाब से मेंटेनेंस करना। तो ये कुछ बिंदु होते हैं जिन पर आपका निरीक्षण निर्भर करता है। तीसरा है संचालित करने की विधि एवं स्थिति पर। ठीक है, यानी कि अब जैसे बाइक की ही बात ले लें तो पहला पॉइंट क्या कहता है, बाइक के प्रकार की, है ना। मान लो हैवी ड्यूटी बाइक है, कोई 1200 सीसी या कह सकते हो 1400 सीसी, 1800 सीसी की बाइक है, सुपर बाइक जिसको कहते हैं, तो उसकी जांच करना, उसका निरीक्षण करना थोड़ा सा अलग होगा, और 100 सीसी की, 90 सीसी की बाइक का निरीक्षण करना अलग होगा। थोड़े बहुत अंतर सब में रहेंगे। उसके बाद आते हैं मशीन की आयु पर, यानी कि बाइक आपकी कितनी पुरानी है ना। बहुत ज़्यादा पुरानी है तो इंजन की तो जांच करनी है, साथ में बॉडी की भी जांच करनी है आपको। ठीक है, उसके साथ साथ उसमें निकलने वाले धुएं की भी जांच करनी है, फ्यूल कितना खा रही है इसलिए भी इसकी भी जांच करनी है। समझ में आया? तो ये जांच कब होती है? जब बाइक बहुत ज़्यादा पुरानी होती है, या बहुत ज़्यादा नई होती है तो क्या क्या जांचें करनी होती है, तब ज़्यादा जांच नहीं करनी है। आपको जानते ही हैं बहुत सारे पार्ट्स हैं जो नए डले हुए हैं, है ना। तो बाइक की आयु पर भी, यानी कि मशीन की आयु पर भी निर्भर करता है कि किस प्रकार की जांच हमें करनी है। उसके बाद चलाने की प्रक्रिया, बाइक को कैसे आप चला रहे हैं, किन परिस्थितियों में चला रहे हैं, उस पर भी निर्भर करता है कि निरीक्षण कैसे होना चाहिए। जैसे आप बहुत ज़्यादा स्पीड से बाइक चलाते हैं, बहुत ज़्यादा रेस करके बाइक चलाते हैं, तो इंजन और टायर्स को देखना पड़ेगा, चैन पॉकेट को देखना पड़ेगा, जो रनिंग वाले हिस्से हैं उनको ज़्यादा देखना पड़ेगा, उनकी जांच अच्छे से करनी पड़ेगी, है ना। या फिर आप बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर या पथरीले रास्तों पर गाड़ी को ज़्यादा चलाते हैं, तब सस्पेंशन की जांच करनी पड़ेगी, इंजन की जांच करनी पड़ेगी, और बॉडी की जांच करनी पड़ेगी, कोई नट वगैरह ढीला तो नहीं हुआ है, या किसी भी तरह के सस्पेंशन में प्रॉब्लम तो नहीं है, साकट सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ों की जांच करनी पड़ेगी। तो ये जो पॉइंट आता है, ये जो
निर्भर बिंदु आते हैं वो क्या है, संचालित करने की विधि और स्थिति पर निर्भर करते हैं, है ना, कि कैसी स्थिति में आप गाड़ी को चला रहे हैं और किस तरह से आपको गाड़ी को चला रहे हैं, उस पर निर्भर करता है कि कौन सी जांच आपको करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मशीन तथा उपकरणों का स्नेहन यानी कि ल्यूब्रिकेशन, जैसे कहते हो ना मशीनों को तेल पानी देना, उसे कहते हैं मशीनों का ल्यूब्रिकेशन। ठीक है, तो देखते हैं मशीनों का ल्यूब्रिकेशन क्या है, कि मशीन अपनी दक्षता बनाए रखते हुए संतोषजनक पदार्थ प्रदान करे, इसके लिए मशीन का उचित स्नेहन नियमित अंतराल पर किया जाना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि उसका समय समय पर सही ल्यूब्रिकेशन नियमित रूप से करना आवश्यक है। ठीक, सामान्यतः निर्माता द्वारा सर्विस मैनुअल में उचित मार्गदर्शन रिकमेंडेड किया जाता है। निर्माता के सर्विस मैनुअल में सभी आवश्यक विवरण जैसे तेल, ग्रीस का ग्रेड, ग्रीसिंग की जाने वाला स्थान का विवरण और स्नेहन का समय अंतराल भी दिया होता है। मतलब समय समय पर अपने बाइक की, मान लो आपकी बाइक की ही बात कर लेते हैं, वो भी एक मशीन है। ठीक है, तो बाइक का समय समय पर ल्यूब्रिकेशन करना, तेल पानी देते रहना, टंकी में पेट्रोल ना ख़त्म हो जाए उसके लिए पेट्रोल डालते रहना, इंजन में मोबिल ना ख़त्म हो जाए उसके लिए मोबिल डालते रहना। इन सब के अलावा टायर्स और बियरिंग्स में ग्रीस डालते रहना, ऑयलिंग करते रहना, चैन को ल्यूब्रिकेट करते रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसके लिए? मशीन संतोषजनक कार्य करता रहे इसके लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं स्नेहन की प्रवृत्ति। क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ल्यूब्रिकेशन। स्नेहन करने की प्रवृत्ति कुछ बिंदुओं पर निर्भर करती है। ठीक है, कौन कौन से बिंदु है? ऑयलिंग तथा ग्रीसिंग की जाने वाली सतह की पहचान करना। ठीक है, पहला तो क्या करें कि ऑयलिंग और ग्रीसिंग करने वाली सतह की पहचान करें, कैसी सतह है और कैसा ऑयल उसमें डलेगा। उसके बाद स्नेहन किए जाने वाले उपकरण का चयन करना कि किस तरह का उपकरण लेके हम ल्यूब्रिकेशन करेंगे। जैसे बहुत बारीक हिस्सा होता है, कोई कहीं पे किसी पाइप के अंदर या किसी छोटे पॉइंट के अंदर ल्यूब्रिकेशन करना है तो हम ऑयल कुप्पी से करते हैं, है ना। या फिर हमें अब जैसे गियर ऑयल डालना है तो गियर ऑयल खोल के डाल सकते हैं, तो उसको डायरेक्टली हम पलटा दें। या कह सकते हो कि बहुत छोटे छोटे अंदर, मतलब कह सकते हो कि छोटे पॉइंट से बड़े हिस्से में अगर हमें प्रेशराइज करके ल्यूब्रिकेशन को भेजना है तो हम प्रेशर गन का उपयोग कर सकते हैं। तो उसको मतलब ल्यूब्रिकेशन करने के लिए किस तरह की परिस्थिति होती है, जैसी परिस्थितियां होंगी, जैसा एरिया होगा वैसा उपकरण उपयोग करना भी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेंटेनेंस रिकॉर्ड पर। मेंटेनेंस रिकॉर्ड क्या होता है कि एक ऐसा गाइडलाइन जो हर मशीन के साथ मिलती है, एक ऐसी गाइडलाइन, एक ऐसे मेंटेनेंस शेड्यूल, या कह सकते हो कि एक ऐसा रजिस्टर जिसमें आप अपने या मशीन जिस पर मशीन के सारे पुर्जों की जांच का समय लिखा हो। ठीक है, क्या है? अनुसरण रिकॉर्ड निम्न प्रकार का रिकॉर्ड है। मशीन में आए कुल दोष, यानी क्या क्या उसमें दोष हैं, उसको लिखने के लिए इसका उपयोग करता है। मरम्मतों की संख्या, यानी कि किन किन चीज़ों की कब कब मरम्मत की गई है और उनकी क्या संख्या आई है वो लिखना। बदले गए पार्टों का
विस्तृत विवरण देना, यानी कि जो पार्ट बदल कर नए लगाए गए हैं या जो पार्ट बदले गए हैं, मान लो कोई पार्ट टूट गया है, बदल के दूसरे सेकेंड हैंड पार्ट लगा दिए गए हैं, या किसी और मशीन से पार्ट निकाल के लगा दिए गए हैं, या मार्केट से लाके नए पार्ट लगाए गए हैं, तो उनका पूरा विस्तृत वर्जन लिखना। यानी कि अगर किसी और मशीन से लगाया गया तो उसको भी लिखना है कि वो मशीन कितनी पुरानी है, ठीक है, उसमें से जो पार्ट निकाला गया वो कितना पुराना है या कितना चला हुआ है। मान लीजिए आप अपने बाइक की बात लेते हैं, आपके बाइक का कोई एक गियर खराब हो जाता है, तो आप मार्केट से अगर नया गियर लेके आएंगे लगाएंगे तो भी यहाँ पे पूरा लिखेंगे कि कहाँ से लेके आया है, किस कंपनी का लेके आया है, ठीक है। और या तो आप किसी अदर बाइक से वो गियर निकाल के लगाते हैं तो भी आपको पूरा विवरण लिखना पड़ेगा कि किस बाइक से आपने इसको निकाला है और वो बाइक कितने किलोमीटर चली है, ये पार्ट कितने किलोमीटर तक चला है और आगे कितना चलने की इसकी संभावना है, ये सारा विवरण आपको उसमें लिखना पड़ेगा। तो वही बताया, बदले गए पार्ट का विस्तृत वर्णन, यानी कि पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद आते हैं, ये 3-4 पॉइंट होते हैं। उसके बाद आते हैं, देखते हैं मशीनों की ओवरहालिंग क्या होती है। मशीनों की ओवरहालिंग क्या होती है देख लेते हैं। ओवरहालिंग में मशीन के पुर्जों को मिट्टी के तेल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल आदि से धोकर साफ करके तेल देकर दोबारा से फिट किया जाता है, ठीक है। ओवरहालिंग में क्या किया जाता है कि जितने भी मतलब अब जैसे देखिए सर्विस होती है हर गाड़ी की, है ना, हर इंजन की सर्विस होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सर्विसेज के बावजूद किसी एक पुर्जे में या किसी एक पार्ट में या किसी एक कह सकते हो हिस्से में लुब्रिकेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। उस चीज की जांच करना और पूरे पार्ट को खोलकर साफ करके दोबारा से लगाना, ये कहलाता है ओवरहालिंग, ठीक है। ओवरहालिंग का मतलब नाम बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि ओवरहालिंग की जाएगी, ओवरहालिंग की जाती है, लेकिन ओवरहालिंग का सही मतलब क्या है कि सारे पार्ट को पूरी तरह से खोल देना, उनको साफ करना, उनके टूट फूट की जांच करना, अगर वो बदलने लायक है तो उनको बदलना, फिर उसके बाद उनको पूरी तरह से साफ सुथरा करके दोबारा से फिट करना, ये कहलाता है ओवरहालिंग, ठीक है। अब यह आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? यह इसलिए आवश्यक है ताकि मशीनें हल्की तथा स्मूथ चल सकें तथा बार बार खराब ना हो, ठीक है। मान लीजिए जल्दी जल्दी खराब होने लगती है या धीमे चलती है या कह सकते हो लोड ज़्यादा लेती है तो ओवरहालिंग हम करते हैं, ठीक। एक निश्चित अवधि के पश्चात मशीनों के सभी पार्ट्स को खोलकर उसकी ओवरहालिंग की जाती है। ओवरहालिंग के लिए निम्न प्रक्रियाएं की जाती हैं। देखते हैं अब कौन कौन सी प्रक्रियाएं की जाती हैं। पहला है खोलना, तो सारे पार्टों को पूरी तरह से खोलकर अलग कर लेना, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? धोना और साफ करना, यानी कि मिट्टी के तेल से या डीजल या पेट्रोल से सभी पार्टों को धोकर साफ करना, यानी कि उसमें जो भी कार्बन डिपॉजिट हुआ है या जो भी कण लगे हुए हैं, लोहे के कण लगे हुए हैं या घिसे हुए कण लगे हुए हैं या फिर कह सकते हो ग्रीस या मोबिल के जमे हुए हिस्से लगे हुए हैं, उनको अच्छी तरह से साफ करना और कपड़े अच्छी तरह से धोना और कपड़े से साफ करना। उसके बाद निरीक्षण, तीसरा स्टेप है निरीक्षण, यानी कि इंस्पेक्शन। अब सभी पार्ट जब साफ सुथरे हो गए हैं तो उनको उनके हर एक पार्टों को, हर एक पुर्जों को जांचना कि वो खराब हैं या खराब होने वाले हैं, खराब हो चुके हैं। इन सभी चीज़ों की जांच करना, उनकी मरम्मत करना और
अगर उनको बदला जाना संभव है या उन्हें बदला जाना आवश्यक है तो उन्हें बदल देना। उसके बाद आते हैं तेल लगाना यानी ऑयलिंग। अब जो भी निरीक्षण करना था हमने कर लिया, जो भी टूट फूट की जांच करनी थी और उन्हें बदलना था तो हमने उसे बदल दिया। अब सभी पार्टों पे ऑयलिंग करना यानी तेल लगाना। उसके बाद असेंबली करना यानी कि उन सभी पार्टों को आपस में लाके जोड़ देना। ठीक है, ये होते हैं 5 स्टेप जिसमें पूरी ओवरहॉलिंग कंप्लीट की जाती है। आगे बढ़ते हैं। सावधानियां, ओवरहॉलिंग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये देखते हैं। ओवरहॉलिंग करने से पूर्व मशीन को की पूरी जानकारी तथा कार्यप्रणाली का ज्ञान होना चाहिए। समझ में आया? यानी कि अगर आप अपने बाइक या कार की इंजन की ओवरहॉलिंग कराने जा रहे हैं तो ऐसे मिस्त्री को पकड़ें जो उस गाड़ी का या उस इंजन का पूरा ज्ञान रखता हो, पूरी जानकारी रखता हो। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए पार्ट खोल दिया, हजारों पार्ट होते हैं, फिर उनके बाद लगाने लगेगा तो कुछ ना कोई पार्ट छूट जाएगा अगर उसको ज्ञान नहीं हुआ तो। उसके बाद आगे आते हैं। पार्ट खोलने या फिट करने के लिए उचित औजार का ही उपयोग करना चाहिए। सही बात है। पता चले कि 10 नंबर का रिंच नहीं है हमारे पास तो हमने 12 नंबर के रिंच में पेचकस लगा के उसको खोलने या टाइट करने की कोशिश की। इससे क्या होता है? इससे आपका जो नट या बोल्ट होगा वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए। जो भी उचित उपकरण होते हैं उन्हीं का उपयोग हमेशा करना चाहिए। ओवरहॉलिंग, असेंबलिंग या जितने भी कह सकते हो रिपेयर वर्क हैं उन सभी को उचित उपकरण के साथ ही करना चाहिए। किसी भी तरह का जुगाड़ उपयोग में नहीं लाना चाहिए, उससे क्या होता है? पार्ट का नुकसान होता है। आगे बढ़ते हैं। क्या है? जोड़े हुए पार्ट्स को खोलने या दोबारा फिट करते समय किनारों का ध्यान में रखना चाहिए। जोड़े गए पार्ट या जोड़े जाने वाले पार्ट में कभी कभी देखिए कि बहुत से बारीक तीखे किनारे भी आ जाते हैं और कभी कभी क्या होते हैं, कुछ किनारे आगे या पीछे की तरफ भी हो जाते हैं। तो उनको एकदम सटीकता से बैठा कर ही क्या करना चाहिए? फिट करना चाहिए, ताकि आगे के जो पार्ट उसमें जुड़ने वाले हैं उन पर कोई नुकसान ना पड़े। उसके बाद आते हैं। नट बोल्ट पिन को अलग अलग ट्रे में रखना चाहिए। बहुत सही बात कहा है, क्योंकि एक इंजन को अगर बात करते हैं, एक इंजन की, छोटे इंजन की बात कर लेते हैं, बाइक के इंजन की बात कर लेते हैं, तो उसमें भी लगभग 100 से 150 प्रकार के नट होते हैं और बोल्ट होते हैं। ठीक है, तो उन सभी को अलग अलग ही रखना चाहिए। पिन को अलग ट्रे में रखना चाहिए, नट को अलग और बोल्ट को अलग रखना चाहिए। इससे क्या होता है? कोई भी चीज़ें आपस में मिक्स नहीं होंगी और ढूंढते समय आसानी से मिल जाएंगी। इसके बाद आते हैं। असेंबली करते समय हैमर द्वारा जोर से चोट नहीं मारनी चाहिए। सबसे पहली बात तो हैमर कौन सा उपयोग करना चाहिए ये बता देते हैं। असेंबली करते समय हमेशा सॉफ्ट हैमर का उपयोग करना चाहिए। सॉफ्ट हैमर यानी कि जो भी हैमर नायलॉन या रबड़ के बने होते हैं या फिर लकड़ी का बना होता है उनका ही उपयोग हमेशा करना चाहिए। सॉफ्ट हैमर का ही उपयोग हमेशा करना चाहिए। और दूसरी बात, किसी भी पार्ट को जोड़ते समय, क्योंकि अधिकतर हम लोग लोहे का ही काम करते हैं, किसी भी पार्ट को जोड़ते समय, फिट करते समय जोर से चोट नहीं मारनी चाहिए। ठीक है, बहुत जोर से चोट मारने पर क्या होता है? पार्ट डैमेज भी हो सकते हैं और टूट भी सकते हैं। ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद असेंबली करने के पश्चात चेक जरूर करना चाहिए कि वह औजार ठीक से असेंबल हुआ है या नहीं। यानी कि अगर इंजन आप असेंबल कर रहे हैं तो इंजन असेंबल कर लेने के बाद, उसको पूरी तरह से जोड़ लेने के बाद उसको अच्छी तरह से जांच कर लें कि कोई पार्ट छूट तो नहीं गया, वो सही से जुड़ा हुआ है या नहीं, या उसको चला कर भी चेक कर लें कि वो चल रहा है या नहीं। ठीक है,
ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, असेंबलिंग में सावधानी बरत सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये इंस्पेक्शन हो गया। इंस्पेक्शन में आते हैं अब आप। इंस्पेक्शन क्या होता है यानी निरीक्षण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो किसी भी फैक्ट्री या कारखाने जहां उत्पादन हो रहा हो वहां जानने की वहां यह जानने की आवश्यकता होती है कि उत्पादन उचित प्रकार से हो रहा है या नहीं, मशीनें उसमें क्या कमियां हैं, उत्पादन की सामर्थ्यता क्या है, उसके गुण, आकृति, आकार, कठोरता, प्रकृति, फिनिशिंग आदि का निरीक्षण होना परम आवश्यक होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट अगर बन रहा है या किसी भी फैक्ट्री में किसी भी तरह की मशीनें काम कर रही हैं, उनको हमेशा इंस्पेक्ट करना यानी निरीक्षण करना अति आवश्यक है कि उनका आकार सही है, उनकी गुणवत्ता सही है, उनकी कठोरता सही है, उनकी आकृति सही है, उनका सामर्थ्य या गुण हमेशा सही बना हुआ है या नहीं, हमारी कोई भी मशीन सही से काम कर रही है या वो सही से उत्पादन कर रही है या नहीं। ठीक, उसके बाद आते हैं निरीक्षण के उद्देश्य पर। क्या क्या उद्देश्य होते हैं इसके। निरीक्षण प्रक्रिया द्वारा खराब माल या उत्पादन को अलग करना, इसकी सूची उच्च अधिकारी तक देना तथा समय समय पर उचित कार्यवाही करते रहना जिससे दोषपूर्ण या खराब उत्पादन का निर्माण ना हो। ठीक है, इसके बाद दोषों के कारण दोषों के कारणों का पता लगाकर निवारण करना ताकि आगे क्या हो, प्रोडक्शन में बाधा उत्पन्न ना हो। उसके बाद खराब उत्पादन को उपभोक्ताओं तक पहुंचने से रोकना और उद्योग की प्रतिष्ठा को बनाए रखना भी निरीक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक, उसके बाद उत्पादन के दोषों से संबंधित सूचना गुण नियंत्रण विभाग यानी कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट तक भेजना ताकि दोष निवारण के लिए उचित नियमित नीतियां बनाई जा सकें। ठीक, उसके बाद आते हैं परिष्कृत उत्पादों में संभावित परेशानियों तथा कर्मचारियों के स्रोतों का पता लगाना व उनके द्वारा अभिकल्पन यानी डिजाइनर्स के कार्यों का निरीक्षण करना, उत्पादन के प्रचलन की सुरक्षा की पुष्टि करना। ये सभी काम क्या होते हैं, निरीक्षण में आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। उसके बाद आते हैं निरीक्षण के लाभ पे। इंस्पेक्शन के क्या क्या लाभ होते हैं। समय पर दोषों का पता लगाने से व उन्हें सुधारने से उत्पादन की प्रतिष्ठा कायम रहती है। सही बात है कि किसी भी इंस्पेक्शन का काम यही है, जांच का काम यही है कि क्वालिटी को मेंटेन करके रखें ताकि कंपनी की वैल्यू बनी रहे। इसके बाद उत्पादन के प्रत्येक चरण में निरीक्षण करने से समय, धन व श्रम की बचत होती है। सही बात है, हर एक स्टेप पर जांच कर लेना। जैसे आपने कोई गियर फिट किया तो उसको चला के पहले चेक कर लो। पूरी गाड़ी बना देने के बाद चलाने की जरूरत नहीं है। पहले मान लीजिए आपने पिस्टन डाला तो पिस्टन ऊपर और नीचे जा रहा है कि नहीं, ये देख लेते हैं। अगर आपने कनेक्टिंग रॉड लगाई है तो कनेक्टिंग रॉड ठीक से काम कर रही है, ये देख लीजिए। गियर लगाया है तो गियर को चला कर देख लीजिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये करने से यानी कि प्रत्येक चरणों में निरीक्षण करने से क्या होता है, श्रम बचता है, समय बचता है और धन की बचत होती है। ठीक, उत्पादन के प्रत्येक चरण पर निरीक्षण करने से त्रुटिपूर्वक उत्पादन
का तुरंत पता लगाया जा सकता है। यानी कि हर एक स्टेप में अगर हम निरीक्षण करते रहते हैं तो हमें क्या होता है, खराब पार्ट या खराब उत्पादन, खराब प्रोडक्शन का जल्दी से जल्दी पता लग जाता है। ठीक, अभी आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम जो भी चर्चा करेंगे अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।